मेरा नाम डॉक्टर निसार है। आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ हाइट इंकी सॉल्यूशन। तो हमारे साथ हमारे एक सर्जन हैं जो कि आज आपको इस मशीन के बारे में समझाएंगे जो कि इंटरनल लेंसिंग पे बेस्ड है। सो सर, कैन यू प्लीज डिफाइन दिस सिस्टम एंड इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये सारे सर आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश हूँ, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो बेसिकली जो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वो है एक हाइट इंक्रीज सॉल्यूशन। ये बिल्कुल एक लेटेस्ट है और ये सिस्टम बहुत ही हल्का रहता है, लाइट वेट रहता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें पेशेंट की सर्जरी बहुत ही मिनिमल होती है, हालांकि ये सर्जरी थोड़ी सी महंगी होती है। तो थोड़े से जिन पेशेंट्स के पास मतलब कि फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, उन पेशेंट को ये सर्जरी कराना होता है। और ये जो सॉल्यूशन है ये अमेरिकन बेस्ड नेल सॉल्यूशन है। तो जैसे कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा इस नेल के बारे में। जो जनरली हम जब भी हाइट इंक्रीज करते हैं जिन पेशेंट की, तो बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी बोन जो हमें इंक्रीज करना है उस बोन के अंदर पहले एक नेल डालते हैं। नेल डालकर उस बोन के ऊपर हम एक कट लगा देते हैं। कट लगा के फिर हम उस पैर के ऊपर एक फ्रेम लगाते हैं, या तो इलिजारो रिंग का वो फ्रेम हो सकता है या फिर LRS का एक फ्रेम होता है, जिसको हम उसके ऊपर एक चाबी लगी होती है। उस चाबी को हम डेली घुमाते हैं अपने हाथ से और धीरे धीरे वो बोन लंबी होती है। तो बेसिकली उसका जो हाइपोथेसिस ये रहता है कि जब भी जो हमारी बोन को कट करके अगर हम उसको 1 mm पर डे के हिसाब से अगर हम उसको लंबा करते जाएंगे, बोन को दूर करते जाएंगे किसी भी तरीके से, और उसकी पोजीशन मेंटेन रहेगी, तो वहां पर 1 mm पर डे के हिसाब से वहीं पर एक नई बोन बन जाती है। फिर हम उसको 1 mm नेक्स्ट डे लंबा करते हैं, वहां पर फिर नई बोन बन जाती है। तो इस हिसाब से हम इस अपने बोन को लंबा कर सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट दिया था इलिजारो नाम के एक बहुत ही होनहार साइंटिस्ट ने दिया था। तो इससे हम उसको हाइट इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट। तो बेसिकली जो पुराना जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें हमें क्या होता है, जो फिक्सेटर नाम का इलिजारो या फिर फिक्सेटर, तो बेसिकली वो स्किन के ऊपर रहता है और वो काफी बल्की होता है, हैवी भी होता है, उसकी केयर भी करनी पड़ती है। वो स्किन के थ्रू, बोन के थ्रू पार हो रखा होता है, इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं। फिर पेशेंट की जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी कमरसम हो जाती है, कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाते हैं, तो बाकी जो भी अपने नॉर्मल एक्टिविटी थी उसमें भी काफी प्रॉब्लम रहता है, गेट प्रॉब्लम भी रहती है, पिन ट्रैक इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। तो ये जो एक नेल है, इस नेल में फायदा क्या है ना, इस नेल के अंदर एक मोटर लगी हुई है। तो जब हम ये नेल बोन कट करके डाल देते हैं तो और इसके थ्रू इस नेल के अंदर से एक ये सिस्टम गया होता है, एक वायर गई होती है, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं उस वायर को, और इस नेल के अंदर एक मोटर लगी। इस ट्रांसड्यूसर के थ्रू, इस मशीन के थ्रू हम सिग्नल भेजते हैं और धीरे धीरे इस मोटर को चलाता है, और इस मोटर को चलने से ये नेल की लेंथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो नेल की जो लेंथ बढ़ती है तो धीरे धीरे वो जो बोन को हमने कट लगा के, बोन को तोड़ के, जो ऑस्टियोटमी बोलते हैं उसे, हमने जब उसको लंबा करते हैं धीरे धीरे 1 mm पर डे के हिसाब से, तो जो बोन लंबी होती है तो उसकी हाइट इंक्रीज होती है। तो जैसे कि पुराना सिस्टम था कि जो हम लेंथनिंग वाला सिस्टम हम पेशेंट की स्किन के बाहर देते थे, अटैच करना पड़ता था अंदर रोड डाल के। तो इसके अंदर, रोड के अंदर ही सारा सिस्टम है मोटर के साथ। इस नेल को हम बोलते हैं फिट बोन। ये एक बहुत ही नया सिस्टम है, काफी कम लोग इस चीज को यूज करते हैं। एक हमारा ही सेंटर है कि जहां पर हम इसको यूज करते हैं। और ये नेल थोड़ा सा महंगा होता है, और बट जिन लोगों के पास फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही होनहार नेल है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही इजी रहती है, सेफ है, मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। इवन जरूरी नहीं है कि जब लिम्ब लेंथनिंग कंप्लीट हो जाए तो जरूरी नहीं है कि हमें नेल निकालने के लिए दोबारा सर्जरी क्योंकि इस सर्जरी में सर अपन दोनों पहले ही लॉक होता है, प्रोक्सिमल साइड एंड डिस्टल साइड, बोथ साइड लॉक्ड होता है, तो हमें दूसरी सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें लॉकिंग की। और फिर फ्रेम निकालना भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बार बार सर्जन के पास जाना है, हर रोज उसकी पिन ट्रैक ड्रेसिंग करानी है, तो वो भी प्रॉब्लम खत्म। एक बार टाँके निकल गए तो फिर सर्जन से छुट्टी उसके बाद सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट देखते रहेंगे और उनको अपना जो भी है लिम्ब लेंथनिंग एक्सरसाइज, जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो भी इजी है। और फ्रेम के साथ प्रॉब्लम क्या, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है, अटकता है बार बार। तो इसके अंदर जॉइंट की मोबिलिटी पूरी रहती है। और इसमें हम सिर्फ 5 to 8 सेंटीमीटर तक हम हाइट बढ़ा सकते हैं सिंगल सर्जरी। मैक्सिमम हम 8 सेंटीमीटर की सिंगल लेंथ। और ये दूसरा नेल है जो कि तो हाँ, ये जो नेल है ये टिबिया बोन के लिए नेल है और ये फीमर बोन के लिए।
तो ये हम दोनों अलग अलग टाइप की नेल होती है। इसमें टीबिया बोन के अंदर एक हर्जोफ एंगल नाम का थोड़ा सा नेल टेढ़ी होती है, तो इसको हम टीबिया नेल बोलते हैं। तो सर इसके बारे में और आप थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे, जैसे इसका क्या यूज है और हम कब इसको लगाते हैं, लॉक करते हैं एंड लेंथनिंग रेट पेशेंट का। हाँ, तो जैसे कि ना जब हम ये नेल अंदर डाल देते हैं पेशेंट की बोन के अंदर, तो ये जो ट्रांसड्यूसर होता है नेल की मोटर के साथ जुड़ा होता है। और तो जैसे अगर मान लीजिए ये नेल इस बोन के अंदर चली गई, ठीक है, तो ये नेल इस बोन के अंदर है अभी, और यहाँ पर हम कट लगा देते हैं और इस नेल को हम इस कट के इधर भी लॉक कर देंगे इन छेद के थ्रू, और जो होल है इसके नीचे दिया हुआ यहाँ पर भी होल के थ्रू लॉक कर देंगे। अब जब जब मोटर इसके अंदर चलेगी तो ये नेल की जो लेंथ है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जब यहाँ जो बीच में कट लगा हुआ है तो नेल ये हड्डी की लेंथ होता है। और ये ट्रांसड्यूसर का होता है, ये हमारा सिग्नल देने के लिए मशीन होती है जो कि पेशेंट के पास रहती है, और इस ट्रांसड्यूसर को हम स्किन के थ्रू पेशेंट के थाई के ऊपर हम चिपका देते हैं, थाई एल जो भी रहता है इसको अटैच कर देते हैं। ये सिग्नल रिसीव करने के लिए होता है, तो ये हम स्किन के ऊपर, स्किन के जस्ट बीनीथ रहता है, स्किन पर कुछ भी नहीं, स्किन के बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा, ये स्किन के अंदर रहता है। ये मशीन इस ट्रांसड्यूसर के थ्रू इसको सिग्नल भेजती है, सिग्नल भेज के हम उसको लेंथ इंक्रीज करते हैं, सिस्टम देते हैं। अब इसके अंदर रीडिंग आती है, तो बेसिकली जब इसको हम सिग्नल देंगे 1 mm पर डे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, और ये मशीन 1 mm पर डे से ज्यादा इसको लेंथ करेगी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगी। सर अगर कोई पेशेंट बोलता है कि हमें नहीं पर डे मतलब 1.5 mm करना है या 1.5 mm से ज्यादा करना है, जैसे इलिजारो और उसमें तो पॉसिबल होता है कि आप 1.5 mm पर डे कर सकते हो, तो इसमें क्या अपन 1.5 mm कर सकते हैं? देखो ये जो मशीन है ना, ऑलरेडी इसके अंदर जितना भी पावर या सिग्नल जाएंगे, पल्सेस जाएंगे, वो फिक्स्ड है। इसमें पेशेंट चाहकर भी एक दिन में 1 mm से ज्यादा नहीं करेगा। और जैसे इलिजारो या जो एक्सटर्नल फिक्सेटर हम लगाते हैं, कभी कुछ पेशेंट होते हैं जिनको लगता है कि मेरी टांग ज्यादा जल्दी लंबी हो जाए, तो जो पेशेंट वो सब करते हैं तो उनकी बोन का चांसेस है कि नॉन यूनिट चली जाए। तो अगर 1 mm पर डे से अगर हम ज्यादा करेंगे तो बोन इतनी जल्दी नई बोन बना ही नहीं पाएगी, और हमारी लेंथ जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी, तो जो बोन होगी वो जुड़ी नहीं पाएगी, तो वो एक खाली गैप बन के रह जाएगा और उसके बीच में नई बोन आएगी ही नहीं। और अगर नई बोन नहीं आएगी तो फिर उसको दोबारा से बोन ग्राफ्टिंग के लिए एक नई सर्जरी करानी पड़ेगी। तो ये सिस्टम एक बहुत ही सेफ सिस्टम है, इसमें कोई करंट या कोई शॉक या स्किन बर्न का ऐसा कोई भी चांस नहीं है, और पेशेंट इसको अपने कंट्रोल में तो रख सकते हैं, बट ये 1 mm से ज्यादा इसकी लेंथ नहीं करेगी। तो सर इसमें ये बताइए कि इसमें हम कितना वेट वेयरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर वेट वेयरिंग करते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस होते हैं, क्या बेटर है इसमें, क्या सजेस्ट करोगे आप पेशेंट? देखो हम जनरली जब भी सर्जरी करते हैं तो लेंथनिंग फेज में हम पेशेंट को हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि वो अपनी जॉइंट की तो मोबिलिटी बना के रखे, मतलब जॉइंट को मूव करते रहें, बट वेट बेयरिंग इसके ऊपर लेस देन 20% करें। लेंथनिंग फेज में पेशेंट को लेस देन 20% वेट बेयर करना चाहिए, और जब हमारी लेंथनिंग अच्छी हो जाती है और अब हम और ज्यादा लेंथ नहीं कर रहे, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि 50% की वेट बेयरिंग करें। क्योंकि अगर एकदम से हम वेट बेयर फुल वेट बेयरिंग पे करवा देंगे तो सारा का सारा लोड हमारी नेल के ऊपर जाएगा, और जो ये नेल को बोन के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ स्क्रूज के साथ है, जो कि स्क्रू बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते, वो सिर्फ 4.5 to 4 mm जितने ही हैवी स्क्रू होते हैं। तो उन स्क्रूज के टूटने के सारा लोड उन स्क्रूज के ऊपर आएगा, तो लोड आने की वजह से स्क्रूज के अंदर टूटने के बहुत हाई चांस टूट जाती है, फिर कई बार क्या होता है बेंड हो जाता है, और नेल भी बेंड हो सकती है, और नेल भी बेंड हो सकती है। तो फिर हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि जब तक बोन पूरी अच्छे से नहीं बन जाती तब तक हम पेशेंट को कहते हैं कि पार्शियल वेट बेयरिंग नहीं रखते। तो सर इसमें ये बताइए टोटल कितना टाइम लग जाता है हमें हाइट अचीव करने में? अगर मान लो किसी को 1 सेंटीमीटर करना है तो डे 1 सर्जरी से लेके उसका टोटल कितना पीरियड लगेगा उसको अचीव करने में? देखिए जनरली जब हम सर्जरी करते हैं पेशेंट की, तो जब हम कट बनाते हैं उस कट के 7 दिन के बाद हम लेंथनिंग स्टार्ट करते हैं। हम इमीडिएटली नेक्स्ट डे से लेंथनिंग स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हमें सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है। जो पेरियोस्टियल ब्लीडिंग वगैरह जो हुई होती है सर्जरी के अंदर बोन के चारों तरफ, उसको सेटल होने देना होता है। 7 दिन के बाद हम इसकी लेंथनिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 mm पर डे के हिसाब से हम लगभग 1 महीने के अंदर 3 सेंटीमीटर की लेंथनिंग कर सकते हैं, या मोटा मोटा ये मान लीजिए कि हम 1 महीने में 1 इंच की लेंथनिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सॉफ्ट टिश्यू टेंशन भी आती है, तो ये सब लेकर 1 महीने में 1 इंच की। जब भी हम अगर मान लीजिए पेशेंट को 1 सेंटीमीटर की अगर लेंथनिंग चाहिए तो 80 डेज का तो उसका लेंथनिंग फेज हो गया।
लगभग आप मान लीजिए 3 मंथ और 2.5 मंथ के अराउंड उसका लेंथनिंग फेज जब हमारा रुक जाता है उसके बाद जितने मंथ का हमने लेंथनिंग किया था तो कंसोलिडेशन फेज हम उसका 2 टाइम्स मानते हैं। अगर मान लीजिए 80 डेज पेशेंट की लेंथनिंग में लगे हैं तो हम 160 डेज मानकर चलेंगे कि पेशेंट का कंसोलिडेशन फेज। और ये कंसोलिडेशन फेज का मतलब ये है कि नई बोन कितनी अच्छी और कितनी हैवी बन रही है, कितनी थिक नई बोन बन रही है। तो वो हम रेगुलर चेकअप करते हैं एक्सरे के अंदर, एक्सरे रेगुलर टाइम पे हम करवाते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कितनी अच्छी बोन आ गई। जब हमें लगता है कि बोन अच्छे से बन गई है, पूरी सॉलिड बोन बन गई है, तो हम पेशेंट को फुल वेट गेनिंग करवा लेते हैं। तो सर आप हमें ये बताइए, जैसे हम इलिजारो में सर्जरी करते हैं या फिर एलआरएस में करते हैं तो उसमें कई बार नर्व इंजरी के चांसेस रहते हैं या फिर वेसल इंजरी के चांसेस रहते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ रहता है? देखिए, जब हम इलिजारो या रिंग फिक्सेटर से जब हम सर्जरी करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी जो पिन है वो बोन के किधर से लगा रहे हैं, और हमें एक रिलेशन देखना होता है कि बोन के किधर से ब्लड वेसल या जो नसें जो हमारे सिग्नल लेके जाती है वो किधर से जाती है। तो जब भी हम पिन डालते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट फिर भी 1% पेशेंट को इलिजारो या फिक्सेटर लगाने से कभी कभी नर्व इंजरी या वेसल इंजरी हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी है। बट जो ये नेल वाला सिस्टम है ना, इस नेल के अंदर जो भी हम सर्जरी करते हैं बोन के बिल्कुल ज्वाइंट के पास से और बोन के अंदर अंदर सर्जरी होती है, हम बोन के बाहर जाते ही, तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को नर्व या वेसल इंजरी। बस जब हम ऑस्टियोटमी करते हैं तो वो तो देखो कॉम्प्लिकेशन तो किसी करोड़ों वर्गों में से किसी एक पेशेंट के साथ हो सकती है। जैसे ये समझ लीजिए कि आप गाड़ी यूज कर रहे हैं तो एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है ना हर एक के साथ होता है एक्सीडेंट। जिसको जरूरत है तो वो यूज करना ही है। तो इसके अंदर लेस देन मैं कहूंगा कि 0.01% चांसेस है कॉम्प्लिकेशन। तो ओवरऑल ये सर्जरी काफी सेफ है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फिक्सेटर, so that is why this is called internal lengthening system। तो अभी हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है, और जो भी लोग इसको कराना चाहते हैं तो हमसे हमारे दिए गए नंबर पे इंक्वायरी भेज सकते हैं और इसके बारे में और जान सकते हैं, या फिर हम मुझसे या फिर सर से आके कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो क्या सर आफ्टर सर्जरी ये वाली मशीन हम ये पेशेंट के पास ही रहती है और कितने दिन तक रहती है, फिर उसके बाद वो पेशेंट को रिटर्न करना होता है? हाँ देखो, जब तक पेशेंट का लेंथनिंग फेज चल रहा है तब तक ये मशीन पेशेंट के पास रहेगी। बट लेंथनिंग फेज कंप्लीट होने के बाद जितनी भी डिजायर्ड लेंथनिंग हमें करनी है 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, जब उतनी लेंथनिंग हो जाएगी तब ये मशीन पेशेंट को कंपनी को वापस करनी पड़ेगी। तो क्या सर इसका अलग से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होता है? तो डॉक्टर निशाद, बेसिकली क्या होता है ना, ये मशीन थोड़ी महंगी होती है और ये मशीन जब तक लेंथनिंग फेज होता है पेशेंट के पास रहती है, और ये कंपनी पेशेंट को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद देती है। जब लेंथनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर पेशेंट को ये मशीन वापस कंपनी को देनी होती है, फिर वो कंपनी वो उनका पूरा का पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देती है। हाँ, जैसा कि अभी जैसे हम लोग इलिजारो में करते हैं टिबिया एंड फेमर करते हैं एलआरएस के साथ, तो उसमें हमारे को पास पेशेंट को रखना पड़ता है कम से कम 3 से 4 महीने, जो कि इनका केयर करना पड़ता है। ये सारी चीजें उसमें काफी चीजें होती है उसमें, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं, जो कि इस इंटरनल लेंथनिंग के साथ ऐसा नहीं है। फिटोन के साथ अगर कोई पेशेंट वो जाना चाहता है, वो अपने घर पे लेंथनिंग करना चाहता है, तो हाँ 3 वीक इनफ होता है टू द इनिशियल सर्जरी। इनिशियल सर्जरी हमने करा, पेशेंट 5-6 दिन डिस्चार्ज होके अपने गेस्ट हाउस चला जाता है। उसके बाद जनरली 10-12 दिन के बाद उसके स्टिच रिमूव होते हैं, तो उसके बाद वो पेशेंट मशीन को लेके वो वहाँ पे अपने घर पे जाके वहाँ पे लेंथनिंग कर सकता है, क्योंकि ये 100% सेफ है, इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं आ सकते, तो पेशेंट इसको हैंडल कर सकता है। और जब उसकी डिजायर्ड हाइट मान लो 5 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, जितनी भी है, वो अगर उसने गेन कर लिया तो ये मशीन चाहे तो वो हमें कुरियर के थ्रू भी भिजवा सकता है या फिर आके भी हमें रिटर्न कर सकता है। और जो उसकी डिपॉजिट अमाउंट होती है तो ये फिर हम कंपनी वालों को दे देते हैं और कंपनी वाले डिपॉजिट अमाउंट उसको वापस कर देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा केयर नहीं करना पड़ता अपने पेन ट्रैक के लिए, क्योंकि सारे स्टिच वगैरह तो 2 हफ्ते में निकल जाएंगे। फिर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। इन्फेक्शन बहुत कम है, और इसमें हर 15 डेज पे पेशेंट वहां पे जाके एक्सरे करके हमें भेजता रहता है, ताकि हम उसको फॉलो अप में वो रहता है, तो हम देखते रहते हैं कि मतलब क्या है, मतलब नॉन इम्यून तो नहीं है बेसिकली, और फिर उसको हम उस हिसाब से गाइड कर सकते हैं। तो जो कि इलिजारो और एलआरएस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, पेशेंट को हमारे पास उतना नहीं होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा केयर की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसमें बिल्कुल ही अगर हम बात करें तो इसमें ना के बराबर केयर की जरूरत होती है। स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते पेशेंट यहाँ पे आए, सर्जरी कराए और अपने घर पे जाके लेंथनिंग करके दे ऑल डन है। बाकी जॉइंट मोबिलिटी को मेंटेन करके हम पड़ेगी।
तो मतलब सेल्फ से मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, तो आज हमें आप ये बताइए कि इसमें लेंथनिंग फेज में और कॉन्सिडरेशन फेज में डाइट का क्या रोल है और किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, बोन जो हमारा एक मेसेंकाइमल टिश्यू है, उसको ग्रो करने के लिए या उसकी हीलिंग के लिए ना कोलेजन बहुत चाहिए, कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन को डेवलप करने के लिए ना हमारी डाइट में विटामिन सी, कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये तीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। और जितना भी पेशेंट का अगर कोई भी हैबिट है जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, तो ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नॉन यूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो होता है ना, कि हमारे ब्लड वेसल्स को इतना पतला कर देता है कि कोई भी हीलिंग टिश्यू है वहां पर पेशेंट का ना न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, और बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं कि नॉन यूनियन चला जाए। तो पेशेंट को स्मोकिंग और अल्कोहल हम कंप्लीटली ऑफ रखते हैं, और अगर एक बार नॉन यूनियन में चला गया तो हो सकता है पेशेंट को मल्टीपल सर्जरीज कर जाए। तो सर इसमें कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं अपन? जनरली हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को, कैल्शियम की कुछ टैबलेट्स देते हैं हम रेगुलर, जब तक हम विटामिन डी का सप्लीमेंट भी देते हैं, विटामिन सी का भी, और उनको एक प्रॉपर डाइट चार्ट बना कर देते हैं कि उनकी डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए और वो किस डोज में लेना है डाइट को, पेशेंट के वेट और हाइट के हिसाब से कैसे उसको फॉलो करना है। बाकी हम कुछ एक्सरसाइजेज भी समझा कर भेजते हैं, कितनी बोन मोबिलिटी में, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या क्या उनको जरूरी है, योगा भी समझा कर भेजते हैं। हम रेगुलर फॉलो भी लेते रहते हैं। तो सर आज जो भी हमारे दर्शक है जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है, कुछ आप बताना चाहेंगे उनको, या फिर कोई ये सर्जरी जो कराना चाहता हो तो उनके लिए कुछ? देखिए, मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगा कि लिम्ब लेंथनिंग से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही रेगुलर करते हैं और हमारे बहुत से पेशेंट हमारी सर्जरी से, लिम्ब लेंथनिंग से बहुत खुश हैं। ये फिट बोन सिस्टम बहुत ही सेफ सिस्टम है, इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और आपको हमारे बाकी जो भी पेशेंट का जो सक्सेस रेट होता है वो उसके ट्रस्ट के ऊपर होता है कि वो क्या मेंटेलिटी लेकर या क्या पॉजिटिविटी लेकर वो इस सिस्टम की तरफ जाते हैं। इसमें स्कार्स भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू एलिजारो? बहुत कम। ये एक कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छी सर्जरी है, जो कि आपने देखा होगा एलिजारो के पेशेंट में या फिर एलआरएस के पेशेंट में लंबे लंबे स्कार होते हैं, इसमें तो सर ना के बराबर ही स्कार होते हैं, ना के बराबर स्कार होते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है, ये बहुत पॉजिटिव। और इवन अगर जैसे ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। और अगर आपको इस सिस्टम के बारे में समझना है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट में भी आ सकते हैं अगर आपको इस सिस्टम से कोई और समझना है या आपको इसके लिए कोई भी सर्जरी करवानी है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।